इस मूवी की शुरुआत नेमी से होती है, जो कि अलार्म की आवाज से जागती है और फिर वो सारा दिन काम करने के साथ साथ फोन इस्तेमाल करती रहती है। नेमी रात को बस से घर वापस जा रही थी जब उसका फोन बस में ही गिर जाता है और उसे नींद में होने की वजह से पता नहीं चलता। उसका फोन कोई लड़का उठा लेता है और अपने घर ले आता है। इधर नेमी रात को घर आके सो जाती है और उसे खबर ही नहीं होती कि उसका फोन उसके पास नहीं है। नेमी का फोन उठाने वाला लड़का जून अपने घर में होता है जब नेमी के फोन पर किसी की कॉल आती है और जून उठाता है, लेकिन वो फोन पर खुद बात करने की बजाय एक लड़की की रिकॉर्डिंग चला देता है और नेमी की दोस्त को लड़की की आवाज में ही जवाब देता है। नेमी की दोस्त पूछती है कि ये फोन तो नेमी का है, आपके पास क्या कर रहा है? तो जून जवाब देता है कि मुझे ये बस में मिला था। अब वो उससे पूछता है कि क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? तो वो कहती है कि मैं नेमी को बता दूंगी इस बारे में, वो आपसे खुद फोन लेने आएगी। सुबह जब नेमी की दोस्त उससे मिलती है तो नेमी को पता चलता है कि उसका फोन खो गया है। अब वो अपने फोन पर कॉल करती है तो जून फिर से लड़की की आवाज में ही जवाब देता है। नेमी उसे कहती है कि मुझे फोन देने के लिए रेस्टोरेंट आ सकती हो? तो वो लड़की यानी कि जून मान जाता है। जून फोन का पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है जिसमें वो नाकाम रहता है तो गुस्से से फोन की स्क्रीन तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम जंगल में एक लड़की की लाश देखते हैं जिसका किसी ने बहुत ही बेदर्दी से खून कर दिया था। डिटेक्टिव जंगल में सबूत इकट्ठे करता है तो उसे एक कार्ड मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि ये एक ऑफिसर के बेटे जून ने किया था। अब ऑफिसर उसके फादर जिमैन को सब बताते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो 7 सालों से गायब था। डिटेक्टिव जिमैन केस पर काम करते हुए अपने बेटे के बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। नेमी अपने पिता के रेस्टोरेंट आती है, वहाँ उसे उस फोन वाली लड़की की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैं फोन लाने वाली थी लेकिन तुम्हारा फोन गिर के टूट गया है जिसे मैंने रिपेयर सेंटर में ठीक होने के लिए भेजा है और पैसे भी दिए हैं, तो तुम फोन वहाँ जाकर ले सकती हो। नेमी रिपेयर सेंटर जाती है जहाँ जून मास्क लगाए हुए उससे फोन की डिटेल पूछता है। नेमी उसे फोन का पासवर्ड बताकर वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। जून पासवर्ड खोलकर फोन के अंदर एक जासूस सॉफ्टवेयर डाल देता है जिसके बाद वो फोन नेमी को दे देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से वो उसके फोन में होने वाली हर चीज पर नजर रखता है। नेमी किससे क्या चैट कर रही है और किससे फोन पर बात कर रही है इस पर जून की सारी नजर होती है। नेमी अपनी दोस्त को मैसेज करती है जो कि जून अपने फोन पर देखता है जिससे वो उसके घर और ऑफिस के मुतालिक हर छोटी से छोटी जानकारी हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि वो नेमी की बातें भी सुन सकता था। जून रात को नेमी के पिता के रेस्टोरेंट आता है जहाँ नेमी अपने पिता की हेल्प करवा रही थी। जून नेमी के फोन से हर चीज का पता लगाकर नेमी की पसंद और नापसंद की जानकारी करके यहाँ आया था। वो नेमी को बताता है कि मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ, तो नेमी पूरी तरह से उससे मुतासिर हो जाती है। जून ने नेमी के मुतालिक सारी जानकारी लिख ली थी ताकि उसे कुछ भी भूले ना। अगले दिन नेमी अपने ऑफिस जाती है तो हमें पता चलता है कि वो एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करती है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि अपने पिछले शिकार की फोटोज देख रहा था और ये वही लड़की थी जिसके जंगल से लाश मिली थी। जून को उस लड़की की मौत के बाद अपना नया शिकार नेमी मिल गई थी जिसके लिए वो बहुत खुश था। नेमी की बॉस नेमी को बताती है कि उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें अगर नेमी बॉस की मदद कर दे तो बॉस उसे डबल सैलरी देगी, लेकिन ये बात नेमी अपने बाकी कोलीग्स को नहीं बताए। जिमैन घर आके अपनी पत्नी का फोन देखता है कि वो जून के साथ क्या बातें करती हैं, जहां वो देखते हैं कि जून ने अपने घर की फोटो उसकी पत्नी को भेज के एड्रेस भी भेजा था। डिटेक्टिव जिमैन अपनी बीवी से जून के बारे में पूछता है। वो कहती है कि मेरा उससे कोई राब्ता नहीं, लेकिन जिमैन जानता था कि उसकी पत्नी का उससे राब्ता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को रिसेंटली हुए एक खून का बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर जिमैन सिवाय चुप रहने के और कुछ नहीं कर सकता था। नेमी अपने ऑफिस में थी जब जून उसके घर आके उसके घर की सारी तलाशी लेता है, तो यहाँ उसे नेमी का एक दूसरा फोन भी मिलता है, तो वो इस फोन में भी सॉफ्टवेयर डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिमैन को पता चलता है कि जून एक रिपेयर सेंटर चलाता है, लेकिन उसके पास अपना कोई फोन नहीं है और आजकल वो एक लड़की का फोन इस्तेमाल कर रहा है। जिमैन जून के एड्रेस पर अकेले ही जाता है। अब वो उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे मरने वाली लड़की की काफी चीजें मिलती हैं। उसे मरने वाली लड़की के ऊपर लगा हुआ नेल पेंट मिलता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये खून जून ने ही किया है। अब जून अपने घर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसका पिता उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है, तो वो जिमैन को मैसेज करता है कि हमें मिले हुए काफी अरसा हो गया और वो जिमैन को लाइव लोकेशन भी शेयर करता है। अब जिमैन परेशान हो जाता है, लेकिन जिमैन को पता चल चुका था कि जून ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए लाइव लोकेशन भेजी थी जो ऑटोमेटिक फोन से जिमैन को सेंड हो रही थी। जून जिमैन के जाने के बाद अपने घर से सारे सबूत मिटा देता है। जून नेमी के पिता के रेस्टोरेंट जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन जब वो उनसे ड्रिंक मांगता है तो नेमी के पिता समझ जाते हैं कि ये यहाँ का रेगुलर कस्टमर नहीं है। नेमी के पिता
पिता रात को घर जाते हुए नेमी को बताते हैं कि जून कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो झूठ बोलता है और झूठा इंसान कुछ न कुछ गलत ही कर रहा होता है, इसलिए उससे मोहतात रहना। नेमी, जिसे जून ने कहा था कि मैं अक्सर रेस्टोरेंट आता रहता हूँ, वो भी अपने पिता की बात सुन के उनसे वादा करती है कि मैं जून से दूर रहूंगी। दूसरी तरफ जून फोन की मदद से उनकी सारी बातें सुन लेता है। इधर नेमी अपनी दोस्त को जून के बारे में बताती है तो वो कहती है कि जून कटिंग करवा के और चश्मा उतार कर ज्यादा प्यारा लगेगा। उसकी दोस्त उसे जून से मिलवाने का कहती है, जिसपे नेमी मान जाती है। यानी उसने अपने पिता से झूठ बोला था, वो जून से मिलना छोड़ने नहीं वाली। नेमी के पिता और दोस्त के साथ की जाने वाली बातें जून सुन लेता है और वो नेमी के फोन से एक लिंक मैसेज करके उसके पिता को भेजता है। वो उनसे कहता है कि इस पर क्लिक करें। नेमी के पिता अब उसको ओपन करते हैं तो वहाँ एक मैसेज लिखा होता है कि आपके घर के बाहर एक बॉक्स पड़ा है। नेमी के पिता अब जब बॉक्स लेने जाते हैं तो जून वहाँ आ जाता है और उसके पिता को मारने लगता है, फिर उन्हें बांध देता है। जिमैन मरने वाली लड़की की माँ से मिलते हैं तो वो उन्हें बताती है कि उनकी बेटी का फोन गिर गया था, जिसकी स्क्रीन टूटने के बाद उसे अपना फोन एक रिपेयर सेंटर से मिला था और उसके बाद बहुत अजीब घटनाएं होने लगी थीं। जून इन्वेस्टिगेशन करने वाले डिटेक्टिव पर हमला करता है, लेकिन वो बच निकलता है। नेमी जब सुबह जागती है तो उसे अपने बॉस की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स मिलती हैं, तो वो देखती है कि उसने मैसेजेस पर अपने सब दोस्तों को बुरा भला कहा हुआ है। अपनी बॉस और कंपनी की डिटेल्स के बारे में भी उसने एक पोस्ट की हुई थी और सारी डिटेल्स लीक कर दी थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि ये सब उसने कब किया था। नेमी जब ऑफिस आती है तो हर कोई उससे नाराज होता है। नेमी सबको कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। नेमी की बॉस भी उसे काम से निकाल देती है। नेमी अपनी बॉस को कहती है कि मेरा फोन हैक हो गया था, मैंने खुद ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब उसकी बॉस उसे ये बात साबित करने का कहकर उसे ऑफिस से निकाल देती है। नेमी जब अपनी दोस्त को ये बात बताती है तो उसकी दोस्त उसे पुलिस स्टेशन शिकायत के लिए ले जाती है, जहाँ वो बताती है कि मेरा फोन हैक हो चुका है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो लोग नेमी से कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत होना चाहिए कि वो पोस्ट आपने नहीं की। नेमी के पास सबूत तो कोई था नहीं, वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जून नेमी के बंधे हुए पिता के पास बैठा है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की हर हरकत पर नजर रखे हुए हूँ। फिर वो उन्हें नेमी की लाइव लोकेशन भी दिखाता है तो पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। नेमी और उसकी दोस्त को लगता है कि उन्हें इस बात का पता लगाने के लिए किसी IT एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तभी वहाँ पे जून आ जाता है। जून नेमी को बताता है कि किसी ने तुम्हारा फोन हैक करके इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला है जो तुम्हारा फोन चलाता है। उसके बाद जून नेमी को अपनी दोस्त से अलग ले जाकर बताता है कि ये काम किसी करीबी का है जो फोन का पासवर्ड जानता है। जून उसे बताता है कि फोन हैक करने के लिए PC के साथ कनेक्ट करना जरूरी है और ये वही बंदा कर सकता है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो, कि अपना फोन उसके पास रखने पर भी तुम्हें शक न हो। जून का मकसद पूरा हो जाता है और नेमी अपनी दोस्त के खिलाफ होकर भड़क उठती है और अपनी दोस्त से बात भी नहीं करती। दोस्त उससे बात ना करने का कारण पूछती है तो नेमी उस पर गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि सिर्फ तुम्हें ही मेरे पासवर्ड का पता था। तो दोस्त उसे कहती है कि तुम कल के आए जून की बातों पे विश्वास करके मुझ पे शक कर रही हो। जिमैन अपने डिटेक्टिव से कहता है कि जून शहर में एक रिपेयर सेंटर चला रहा है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो। वो लोग जून के रिपेयर सेंटर जाते हैं तो वहाँ उनको उस लड़की के बारे में पता चलता है जिसकी मौत हो चुकी थी। ऑफिसर जिमैन को बातें सुनाता है कि आपको पता था कि जून कातिल है, फिर भी आपने किसी को बताया नहीं। वहाँ उन्हें नेमी के बारे में भी पता चलता है तो वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। नेमी अब जान जाती है कि जून ने उसे फंसाया है। नेमी जब जून की कंपनी फोन करती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि इस नाम का कोई भी लड़का यहाँ काम नहीं करता, यानी जून ने उससे इस बारे में भी झूठ बोला था कि वो IT कंपनी में काम करता है। नेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे खुद को बेवकूफ बनाए जाने का बदला लेना चाहती थी। अभी तक नेमी को ये नहीं पता था कि वो एक कातिल भी है। नेमी अब पुलिस के पास जाती है और पुलिस जो खुद भी जून को पकड़ना चाहती है वो भी नेमी का साथ देती है। नेमी अपने फोन से जून को मैसेज करके अपने घर आने का कहती है और जिमैन से कहती है कि आप घर आके उसे पकड़ लेना। नेमी के मैसेज करने के बाद जून अपने बाल कटवाकर और चश्मा हटाकर पूरी तरह से नेमी को इम्प्रेस करने के लिए उसके घर जाने लगता है, जहाँ उसे 2 डिटेक्टिव्स मिलते हैं, लेकिन वो जून को पहचान नहीं पाते। जून को समझ आ जाता है और वो नेमी से कहता है कि मैं मसरूफ हूँ, फिर किसी दिन मिलूंगा। नेमी अपने पुराने फोन में सिम डालती है। जिमैन उसे इस जगह से किसी सेफ जगह पे शिफ्ट होने का कहते हैं। नेमी अपने पिता के घर जाती है जहाँ जिमैन उसे छोड़ने जाते हैं और उसे अपना कार्ड देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। नेमी को अपने पिता कहीं भी नजर नहीं आते कि तभी कोई स्पीकर पे नेमी के पिता की वो रिकॉर्डिंग लगा देता है जिसमें वो कहते हैं कि जून अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो। नेमी को समझ आ जाती है कि ये जून की हरकत है, लेकिन उसे जून कहीं नजर नहीं आता तो वो डर जाती है। वो जिमैन को कॉल करने लगती है लेकिन तभी उसका फोन खुद ही चलने लग जाता है तो वो जान जाती है कि जून ने उसका ये वाला फोन भी हैक
कर लिया है। तभी जून वहाँ आ जाता है तो नेमी उससे अपने पिता के बारे में पूछती है। जून नेमी को उसके पिता की वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो बंधे हुए थे। जून उसे कहता है कि अगर तुम अपने पिता की मौत नहीं चाहती तो जीमैन को मैसेज करो। नेमी अपने पिता की जान बचाने के लिए जीमैन को मैसेज कर देती है कि मैं सोने जा रही हूँ और यहाँ सब कुछ ठीक है। फिर वो नेमी को वॉशरूम में उसके पिता के पास ले जाता है और उनको मारने की धमकी देता है। तो नेमी कहती है कि तुम जो कहोगे मैं करूंगी, मेरे पिता को कुछ मत कहो। अब जून नेमी से कहता है कि खुद को बांधो। अब नेमी खुद को बांध लेती है। उसके बाद जून उसे भी उस टब में डाल देता है जहाँ उसके पिता थे। तभी वो टब में पानी भरना शुरू कर देता है। नेमी ये देख के बोलने की कोशिश करती है ताकि वो अपने पिता को बचा सके, लेकिन जून उसे वहीं पे डबो देता है, जिसके बाद वो उसकी फोटोज बनाता है। अब उसे अपने पिता का नेमी को दिया हुआ कार्ड मिलता है जिसपे वो उसे कहता है कि मुझे कॉल करना, मैसेज नहीं। अब वो समझ जाता है कि पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। उसी वक्त जून देखता है कि जीमैन ऑफिसर के साथ वहाँ आ गए हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब जीमैन उसे मारने लगता है तो देखता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। दूसरी तरफ नेमी जो कि डूब के मरने वाली थी उसे पुलिस वाले टब से निकालकर बचा लेते हैं। जीमैन जून को मारकर उससे जून का पता पूछता है और कहता है कि मुझे बताओ जून कहाँ है, जिस पर जून उसे बताता है कि वही जून है। उसने अपना हुलिया चेंज किया है ताकि कोई उसे पहचान न सके। जीमैन उसकी बात पे कंफ्यूज हो जाता है, जिस पे जून उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए हंसने लग जाता है और उसे बेवकूफ कहता है। तो जीमैन भड़क कर उसे मारने लगता है। नेमी जब होश में आती है तो वो देखती है कि पुलिस वाले उसके डैड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहे। दूसरी तरफ पुलिस वालों को जून के बैग से उन सब लोगों की वो सारी चीजें मिलती हैं जिनका उसने खून किया था। यही जीमैन को उसके बैग से उसके पहले खून की जानकारी मिलती है, जो कोई और नहीं जीमैन का बेटा जून ही था। बैग से ऑफिसर और उसकी पत्नी की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि खूनी ने जून को 7 साल पहले ही मार दिया था और उसे मारने के बाद उसकी शनाख्त चोरी कर ली थी। यही खूनी उसको बताता है कि वो भी जून बनकर उसकी पत्नी से बात करता है। ये सुनकर जीमैन का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ नेमी जो कि सारी बातें सुन रही थी वो बाहर आके गन पकड़ के खूनी को मार देती है। ऑफिसर नेमी से गन ले लेता है। तभी नेमी देखती है कि उसके पिता को भी होश आ गया है। वो अपने पिता से मिलकर खुशी से रोने लग जाती है। अब एम्बुलेंस बुलाकर नेमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी। उधर उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। पुलिस सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद सबको खूनी के बारे में पता चल जाता है कि खूनी ऑनलाइन ही अपने शिकार ढूंढता था और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जून की शनाख्त चोरी करने के बाद वो जून ही बन गया था और उसकी असल शनाख्त तक पुलिस नहीं पहुँच पाती। अब हम नेमी को देखते हैं जो अपनी दोस्त से माफी मांगकर सुलह कर लेती है। अब वो अपने पिता और दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में होती है तो कोई उस पर नजर रखता है। अब नेमी उसे देख लेती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।